बहुत से क्या बोले मतलब मौक़ों पे, खुशी के मौक़ों पे आए दिन क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट दे देते हैं, तो वो कौन सी इनकम होगी? एक मन में आ रहा है सर, कौन सा इनकम होगा? शादी ब्याह में माँ बाप अपनी लड़की को क्या किए, बहुत कुछ दिए, गोल्ड दिए, ये दिए, वो दिए, तो लड़की के लिए तो इनकम है देखा जाए तो, वो तो वापस माँ बाबूजी को देगी नहीं, समझे? वो तो लड़की के लिए क्या हो गया, अरे इनकम है, बाबूजी 2 लाख रुपए क्या किए, दिए, सोना। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो किसके लिए इनकम है? जो लड़की को मिला, लड़की को मिला तो इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोले ना, क्या बोले, अब बहस हो रहा है। लड़की जो माँ बाबूजी जो दिए अपनी बेटी को खुश होकर या बेटे को, तो वो उनके लिए कौन सी इनकम है? मैंने एक दोस्त को पूछा, भैया ये तो इनकम हो गया उनका, बहुत पैसा मिल गया। तो कहने का मतलब है ना वो सैलरी इनकम है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी भी होता है, तो सैलरी तो है नहीं है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है। बिजनेस कह देंगे क्या? रोज़ रोज़ थोड़ी शादी करते हैं कि रोज़ रोज़ होते मिलता रहेगा, तब बिजनेस मतलब जो बार बार हो, तो ये बिजनेस इनकम भी नहीं है, इसको कैपिटल गेन भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसी इनकम को मैं क्या कह सकता हूँ? सर लगता है कोई भी इनकम के 5 हेड होते हैं, तो ना सैलरी में फिट बैठ रहा है, ना हाउस प्रॉपर्टी में ठीक बैठ रहा है, ना किस में बिजनेस इनकम में बैठ रहा है वाला, ना कैपिटल गेन्स में बैठ रहा है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो शुरू के 4 तो हेड में क्या नहीं है, आती नहीं है, उसको आप डाल दीजिएगा 5वां हेड, कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लेंगे। गवर्नमेंट बोलता है ये एक तरह का अदर इनकम है, डाल उसमें डाल। तो याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सर हमारे इनकम के क्या है, हेड्स कितने होते हैं स्टूडेंट? तो देयर आर 5 हेड्स है। सर ये 5 हेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट मालूम है? कि माना जाता है कि इनकम टैक्स लॉ कह रहा है, डायरेक्ट टैक्स कह रहा है कि इनकम के 5 हेड है, बस 5 ही होगा। मतलब कितना हेड है? हेड 5 होता है। तो सर 5 हेड में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार चैप्टर है, ये आपके बीकॉम में भी काम आएगा। तो 5 तो हेड मान ले इस तरह से होगा, 1 2 3, यहाँ पे हमारा गर्ल्स क्या चौथा, और यहाँ पे हमारा क्या 5वां। ये 5th हेड को क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम OTHER अदर सोर्सेस। ये लास्ट हेड ऑफ इनकम है, समझा? इसको मैं क्या कहूँगा? लास्ट हेड ऑफ इनकम। मान लो लास्ट नहीं लेके रेजिडुअल मैंने बचा हुआ इनकम, जो इनकम इधर नहीं आएगा, 4 टू हेड में नहीं आएगा, उसको किस में डाल देंगे? इनकम फ्रॉम अदर। सर पहला हेड होता है इनकम, मतलब तुम लोग बच्चों जब बड़े होंगे तो आपके भी मन में आएगा कि 2 पैसा कमाए हम, तो कमाने का जरिया क्या होगा? या तो आप कहीं नौकरी करोगे, सिंपल वर्क में कहूँ तो वो इनकम होगी सैलरी इनकम। अगर सैलरी नहीं होता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे मुझे इनकम हुई भाड़ा देकर, सपोज भाड़ा दिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं बे, तो वो एक इनकम हो सकता है। और क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड वर्ड होता है गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ, यानी सर इनकम का ये तीसरा हेड है, बिजनेस और प्रोफेशन, ये एक इनकम हो सकती है। इसको कहते हैं PGBP। हो गया। चौथा हेड कौन सा है? तो विद्यार्थी ध्यान रखना कि हमारा चौथा इनकम का हेड है कैपिटल गेन्स, और 5वां कमाने का हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम 12WB में स्टूडेंट, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे 12WB में हमारे सिलेबस में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये लास्ट हेड हुआ ना, बचा हुआ कोई भी इनकम जो 4 टू हेड में सर दाखिला नहीं ले रहा है, आ नहीं रहे, तो आप उसको डाल देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सैलरी इनकम होने का तरीका क्या होता है गर्ल? सैलरी इनकम तब होगी, समझ में आ रहा है, कि जब आप लेने वाले और देने वाले के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध हो। तो आपको स्कूल के पेपर में देखना है कि संबंध कौन सा बन रहा है। अगर देने वाला एम्प्लॉयर है मैंने मालिक, और लेने वाला कर्मचारी, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संपर्क बनेगा तो उसको मैं सैलरी इनकम कहूँगा। जैसे मान लें मैं एक स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, स्कूल वाले मुझे कुछ दे रहे हैं, तो मेरा वहाँ संबंध क्या बना? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। सर कैसे? क्योंकि मुझे स्कूल के डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड, यानी कहीं ना कहीं उनका मेरे पे क्या है? कंट्रोल है, कि दादा आज आपको 3rd क्लास कॉस्ट टैक्स का लेना होगा तो मुझे लेना पड़ेगा। तो इसका ऐसा कोई संबंध बने तो क्या होगा? एम्प्लॉयर
एंड एम्प्लॉय माना जाएगा। यानी आपको ये देखना है कि लेने वाले और देने वाले का, पेयर एंड पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन रहा है, ऐसा संपर्क आ रहा है, तब उसको सैलरी कहते हैं, अन्यथा नहीं। तुम लोग शाम के वक्त एक तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हो, कोई बच्चा जा ही सकता है, बोला बबलू भैया मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ 1000 रुपये मिल जाता है, तो वो सैलरी इनकम नहीं है, क्योंकि आप जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हो वो फ्री होकर पढ़ाते हो, टाइम आप देते हो, नहीं समझे, तो वो कौन सा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, जब खुशी आप वहाँ से छोड़ भी सकते हो, और वो लोग समझ में आ रहा है। तो वो जो आप ट्यूशन फी कमाते हो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। तो सर क्या हाउस प्रॉपर्टी में डाले ना, वो आपका बिजनेस प्रोफेशन में बहुत कम चांस है, वो बिजनेस प्रोफेशन में भी नहीं आ सकता है, तो जाएगा कहाँ। तो ट्यूशन फी से जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिया जा सकता है, क्योंकि चार में सर ठीक नहीं बैठ रहा है। अच्छा, मान ले एक बच्चा बोलता है सर मैं शाम को एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो अभी ट्यूशन को लेके उतना ज़्यादा क्या नहीं कर रहा है, पढ़ाना नहीं चाह रहा है, साइड इनकम कर रहा है, 2-4 हज़ार रुपये आ गया चलेगा, अपना वक्त भी ज़्यादा नहीं देता होगा, 1-2 तो दे रहा होगा, तो ऐसा जो पैसा कमा रहा है वो क्या हो गया, अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है, तब इसमें डालना। अच्छा, कोई भी इनकम अगर आपको किससे, हाउस प्रॉपर्टी से होती है, ठीक है, तो किससे, तो वो इनकम क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस। इसका सेक्शन होता है 22 से 27। सर मैं बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ पैसा कमाता हूँ, दुकानदारी करके, प्रोफेशन से, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, वो जो पैसा कमाते हैं वो क्या होता है गर्ल्स, वो होता है कौन सा इनकम, बिजनेस इनकम, वो होती है बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर जो पैसा अर्न करेगा वो प्रोफेशनल इनकम हुआ। और मान लो मेरी कोई दुकान है, मैं प्रोडक्ट बेच के कमाता हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, बिजनेस इनकम हो गया। चीज़ समझे। सर कैपिटल गेन होता है हमारा जब हम कोई कैपिटल एसेट्स क्या करते हैं, पढ़ाए थे तो ट्रांसफ़र करते हैं, वही तो, तब उससे जो पैसा कमाएंगे वो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर हम कैपिटल एसेट्स क्या करते हैं, बोलिए बोलिए, ट्रांसफ़र करते हैं, तब वो कैपिटल गेन होगा ना। अगर मैं कोई एसेट्स बेचूंगा, चलती भाषा में मैं क्या कर रहा हूँ, एसेट्स बेचता हूँ, एसेट्स बेच के कमाते हैं, कैपिटल एसेट्स, तो वो कैपिटल गेन हो। अब मैं कहानी बना रहा हूँ, मैं एक स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, मुझे फीस मिल रहा है, तो तुम लोग बोले सर ये तो आपका सैलरी इनकम हुआ, हाँ वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। मेरे, अब सुनना, मेरा एक मकान है, मैं भाड़ा पे दे के पैसा कमा रहा हूँ, वो गया क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरा रिश्ता में मान ले एक क्या है, ग्रॉसरी की दुकान है, उसमें मैं क्या करता हूँ, आटा चावल दाल बेचता हूँ और पैसा कमा लेता हूँ, क्या हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन। समझ में आ रहा है। कैपिटल गेन कब होगा, जब मैं कोई एसेट्स बेच के कमाऊंगा। जैसे मैंने शेयर बाजार से शेयर खरीदा, सुबह सुबह फ़ोन लगाया ब्रोकर को, दादा शेयर खरीदो, तो 100 शाम को बेच दिए और 2 पैसा कमा लिए, तो शेयर बेच के कमाने को हम क्या मानेंगे, कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है। चीज़ समझना, शेयर मार्केट से जो पैसा, या मैंने कोई ज़मीन बेच दी, लाखों रुपया कमा लिया, मेरा रोज का काम नहीं है, तब वो कैपिटल गेन होगा। यानी जमीन बेच के कमा रहे हैं, तो इन तीनों में क्यों नहीं आएगा मालूम है, समझ में आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम होने के लिए क्या होना चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, उससे जो कमाओगे। लेकिन मैं जमीन ही बेच के कमा रहा हूँ, तो जमीन बेच के कोई पैसा कमाए, सडनली कमाए, क्या हो गया, जबकि मेरा वो काम नहीं है। तो ये चार्ट टू हेड में ऐसे हम सोचेंगे कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, किस हेड में जाएगी। अगर वो मेरा प्रोफेशन में सेट होगा तो ये सबको पढ़ाना पड़ता है, ये मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर लोगे हाउस पर। तो बचा हुआ कोई भी इनकम को हम इसमें डालते हैं। दिस इज 5th हेड ऑफ इनकम। ये कितना नंबर है, अब इसको ध्यान रखना, MCQ क्वेश्चन आएगा कि 5th हेड ऑफ इनकम कौन सी होती है। समझ गए, 5th हेड कौन सा है, आई फॉस। अब इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ा जाता है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा इसको, आई फॉस। तो आई फॉस हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कितना नंबर हेड हुआ, 5th। इसका सेक्शन होता है 56 से कहाँ तक, 59। सर ये देखिए, मैंने आपको सडनली 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए। एक होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम लोग आई फॉस बोल के, ये 5th हेड ऑफ इनकम आता है कि 5th हेड ऑफ इनकम कौन सा है, तो आई फॉस लिखोगे। इसका सेक्शन कितना है, 56 to 59 होता है। और आई फॉस का मतलब होता है कोई भी इनकम जो शुरू के 4 हेड में क्या नहीं है, अरे अभी भी नहीं समझे, 4 हेड में अगर वो फिट नहीं हो रही है, सेट नहीं हो रही है, तो उस इनकम को हम किस में दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे। मान लो कोई शेयर मार्केट से शेयर खरीदता है, शेयर खरीदने पे मालूम है हमें डिविडेंड मिलता है हर ईयर,
कंपनियां डिविडेंड दे ही सकती है। तो वो जो डिविडेंड मेरे घर में आया, मान ले मैं एनटीपीसी का शेयर खरीदा हूं, एक पावर की कंपनी है, साल के अंत में मैंने देखा मेरे बैंक अकाउंट में एनटीपीसी कंपनी 400 रुपया डाला है, मैं बड़ा खुश हुआ, फोन लगा दिया, किसको बोलता है, एनटीपीसी कंपनी के मालिक को, डायरेक्टर को, भाई साहब क्या बात है 400 रुपया मेरे अकाउंट में क्यों डाले? बोले बबलू सर आप क्या किए हो, शेयर खरीदे हो। तो शेयर खरीदने से मिलेगा ना, शेयर खरीदने पे नहीं मिलता है। शेयर खरीदने के बाद क्या हुआ, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, डिविडेंड। तो डिविडेंड प्राप्त करना मेरा बिजनेस नहीं है, एनटीपीसी बिजनेस कर रहा है, तो वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। इंश्योरेंस के एजेंट सुने हो, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एजेंट भी क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको जबरदस्ती क्या करेगा, अपनी जो वो देख वो जिसका करेगा उसका तो फेम करेगा, ये तो चीज़ है, मेरी चीज़ अच्छी है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है, उसका एजेंट लोग बोलते हैं कि सर एक इंश्योरेंस बना लीजिए, उसको एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन। तो वो इंश्योरेंस कंपनी का नौकरी कर रहे हैं क्या ना, उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट को कमीशन मिलता है वो उसका क्या माना जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएगा। चीज़ समझ में क्या क्या कह रहा हूँ, वो किस में जाएगा। अभी एक भूमिका बनाकर लिखवाऊंगा। फिर मान लीजिए स्कूल के जो टीचर होते हैं वो लोग बोर्ड का पेपर सेट करते हैं, मैंने हमारा काउंसिल उनको बोला सर आप एक तो पेपर बनाओ, तो काउंसिल उसके लिए पैसा देता है। काउंसिल उसके लिए पेपर जो सेट करते हैं ना, पेपर सेटिंग का उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो पैसा जो कमाया, लेकिन जिस स्कूल में मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ का नहीं है काउंसिल, माने वेस्ट बंगाल काउंसिल अलग है, वो मुझे क्या कर रहा है, पेपर सेट करने के लिए पैसा भेजा। तो मेरे को तो स्कूल ने नहीं दिया, कोई दूसरा दे रहा है, तो किस में जाएगा, अदर सोर्स में। हम बच्चों का कॉपी चेक करते हैं, एक स्कूल का कॉपी चेक कर रहा हूँ, और एक होता है मैं बोर्ड का कॉपी चेक कर रहा हूँ, मुझे पर कॉपी का कुछ रुपया मिलेगा, लेकिन बोर्ड के यहाँ मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं तो स्कूल की नौकरी कर रहा हूँ। तो बोर्ड मुझे जो कॉपी चेक करने का पैसा दिया, वो इनकम फ्रॉम क्या होगा, अदर सोर्स में जाएगा। तो सर हमें पहले क्या समझना है कि सर पहला क्वेश्चन होगा हमारे WB बोर्ड में कि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मीनिंग लिख के दीजिए, और एक लंबी लिस्ट लिखवाऊंगा जिसमें वक्त लगेगा कि कितने, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कितने आइटम है जो बच्चे दिमाग में सेट कर लेंगे कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। वो आपको पढ़ लेना कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही क्या होगी, आएगी। चीज़ के लिए करना, तो किस में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम। तो वो हमें पहचानना है कि कौन सी इनकम इसमें आती है। कभी कभी दिक्कत होगी कि इनकम सर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें देना किस में दे। तो बहुत से केसेस में कभी कभी देखा गया है कि वो आपके पहले आप पसंद करना कि वो बिजनेस या प्रोफेशन तो नहीं है, अगर बिजनेस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो इसी में देंगे, और अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो कुछ चीज़ों में मामलों में क्या होगा ना, कभी कभी दिक्कत आएगी, इसमें लूँ ना इसमें लूँ। तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, इसको दे देना, नहीं तो वो इनकम फ्रॉम। और कुछ इनकम हमारी गवर्नमेंट ने लिस्ट बना, इनकम टैक्स लॉ ने लिस्ट ही बना दिया है, स्पेसिफिक लिस्ट कहते हैं, अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 में बता दिया कि देखो भैया ये इनकम हमेशा ही क्या है, अदर सोर्स में लेना तुम लोग। तो उनकी बात हम, ये लॉ कह रहे हैं ना, तो मैं उसको हटा नहीं सकता। तो वो लिस्ट मुझे याद करनी है। नाम आपको देखिएगा, वो नाम याद करने का मतलब तुम लोग बहुत हद तक कमांड कर पाओगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कभी कभी दिक्कत आएगी कि इसमें ले या इसमें ले। तो आपको क्या करना है, लॉ के हिसाब से चलना है। पहली हम प्रायोरिटी इसको देंगे, अगर इसमें सेट नहीं होगा तो मैं इसमें दूंगा। मैं अपनी कहानी बना रहा हूँ, तुम ट्यूशन फी पढ़ा रहे हो विद्यार्थी, शाम को एक तो ले लिए कि सर एक तो बच्चा पढ़ा रहे 1000-2000 रुपया ले लेते हैं, तो तुम लोग के लिए शायद इनकम फ्रॉम क्या होगा, अरे क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम अभी अपना ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हो, दिन भर उसके लिए सोच नहीं रहे हो, उसमें अमाउंट भी बहुत कम लगा हुआ है, आपका एफर्ट भी वहाँ क्या है, कम है। तो तुम पॉकेट मनी के हिसाब से पढ़ा रहे हो, क्या हो गया। लेकिन मान ले पढ़ाते पढ़ाते तेरे को लग रहा है, धीरे धीरे आपको लगने लगा मैं यही काम करूँगा, लो एफर्ट क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ा दिया, आप समय ज़्यादा देने लगे, सोचने ज़्यादा लगे, एक अलग से सेंटर बना लिए, अमाउंट भी अब ज़्यादा हो गया, तब माना जाएगा वो इनकम प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम लोग जो तुमसे फीस देते हैं, मैं उसको दिखाता हूँ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में, किस में नहीं दिखाता हूँ। तो यानी कभी कभी क्या होता है ना, आपको ये भी देखना पड़ता है कि मैं समय कितना इन्वॉल्व किया, एफर्ट कितना लगा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं वक्त कितना दे रहा हूँ, उसमें अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, मैं उसको सेपरेटली एकदम करने लग गया हूँ, तब शायद क्या हो सकता है वो प्रोफेशन में जाए। ऐसे ट्यूशन फी नॉर्मली किस में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला। बहुत से व्यक्ति फ्लैट या रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी बिकवाते हैं,
बबलू भैया को ज़मीन चाहिए, एक एजेंट मुझे बोला सर मैं दिलवा दूंगा, आप मुझे 2% कमीशन दे देना। तो मुझसे क्या ले लिया? कमीशन। लेकिन कमीशन उसका कौन सा? सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे किस में सेट हो जाएगा? शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर बैंक में हम खाता खोलो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता नहीं है सेविंग अकाउंट में 3, 3.5, 4%, तो लेंगे ना कर देंगे? लेंगे। तो बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है क्या वो सैलरी इनकम है? ना हाउस प्रॉपर्टी, ना आपका बिजनेस है, ना किस में जा सकता है? तुम अपने दोस्त को क्या किए? लोन पे पैसा दिए, ये कहकर कि भाई साहब इंटरेस्ट दीजिएगा, तो इंटरेस्ट का माना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हम बैंक में एफडी बनाते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए किए? इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट किस में जाएगा? शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ध्यान तुम लोग को ध्यान रखना है कि बॉयज़ गर्ल्स आप लोग खाली मुझसे सुनोगे, आज का कहानी थोड़ा सुनने पे ज़्यादा हो जाएगा। सुनिए स्टूडेंट, आप लिखोगे नहीं गर्ल्स, आज सुनिए, लिखा है, ये लोग स्टार्ट किया स्टूडेंट सुनना। इनकम ऑफ एवरी काइंड, क्या लिख रहे हैं? किसी का एवरी काइंड का मतलब हर तरह का इनकम, विच इज नॉट एग्जेम्प्ट, जो क्या नहीं है? एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट मैंने माफ होता है, बहुत सी इनकम माफ होगी तो वो पांचों हेड में नहीं आएगी, आपका इनकम ही क्या हो गया? हमारी देश ने हमारे देश का इनकम टैक्स लॉ में ना ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत सी इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया। गवर्नमेंट बोलता है ये सब इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। अरे टैक्स नहीं लेंगे हम, इनकम में ही नहीं जुड़ेगा, तो सर एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम। हाँ, तो एग्जेम्प्ट होता है ज़्यादातर सेक्शन 10 में, उसकी एक लिस्ट गवर्नमेंट ने क्या की है, मैंने इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 10 में एक लंबा क्या है लिस्ट बताया, बच्चा देख ये इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। तो उस इनकम को हम इनकम में क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ाए थे क्लास 11 में, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो आपको इनकम में क्या नहीं करना पड़ता है? तो याद रखिएगा कि आपको तब टीचर ने देख बुक्स में लिखा है किसी भी तरह का इनकम बशर्ते वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एंड टू चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी, और वो किसी भी 4 हेड में चार्जेबल टू टैक्स मैंने क्या, इन चारों हेड में वो इनकम क्या नहीं है? आ नहीं रहा, वो इनकम इसमें सेट नहीं हो रहा है। तुम बुद्धि लगाए सर इसमें जाएगा ऐसा ना, वो आपका उस हेड में क्या नहीं हो रहा है? सेट नहीं होता है। तब बोलता है सेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलता है तब इतना कुछ आप भरोसा पहले कर लो, फिर उस इनकम को क्या कहना है? इनकम फ्रॉम। इसका ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का परिभाषा क्या हो गया गर्ल्स? व्हाट अगर देगा व्हाट डू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो आपको लिखना है कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और वो चार्जेबल टू टैक्स मैंने इन 4 टू हेड में क्या नहीं है? आ नहीं रहा है। मैंने सेट करके पहले मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो इसमें डाल दूंगा, हाउस प्रॉपर्टी है तो इसमें, मैं देखा सर किसी में क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तब उस इनकम को आप कहना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ये परिभाषा दी है। बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है? तो उसको आपको क्या कहना होगा? इनकम फ्रॉम। अब टीचर ने क्या किया है, टीचर बोल रहा है स्टूडेंट एक आइडिया क्लियर करते हैं कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में आने की पूरी संभावना है, मैंने इस इनकम में चला जाएगा, वो लास्ट वाले हेड में। तो पहला ही लिखा है डिविडेंड। डिविडेंड स्टूडेंट तुम बताओ वहां से, नरेश डिविडेंड इनकम कब मिलेगी? डिविडेंड इनकम में मान लो एक बच्चा बोला सर हम डिविडेंड नहीं समझ पा रहे, डिविडेंड वो एक इनकम होता है कम, बोलिए माने तुम अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, शेयर मार्केट थोड़ा देखा करो, शेयर्स खरीदोगे तो देखना शेयर खरीदने के बाद वो कंपनी जिसका तुम शेयर खरीदा वो तेरे को कुछ समय बाद आफ्टर अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है वो कंपनी आपको क्या करे? डिविडेंड देगी। मतलब मैं पूछूंगा कंपनी को सर ऐसा क्या हुआ, मैं शेयर खरीदा आप मेरे को कुछ पैसा भेज दिए, बोला हाँ, बोला प्रॉफिट होने पे डिविडेंड देता है। तो शेयर खरीदने पे अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा? उस प्रॉफिट में तेरे को हिस्सा दे देगा, तो वो जो हिस्सा मुझे मिलेगा उसको मैं इंग्लिश में कहूँगा डिविडेंड। तो डिविडेंड मेरे लिए क्या है? कमाई का सोर्स हुआ, लेकिन डिविडेंड इनकम इनमें नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो देखिए, तो आपको पूछेगा गिव एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो पहला इनकम, हाँ आज लिखवा नहीं रहा हूँ, डिविडेंड लिखेंगे, सुनते जाइए आप मुझसे, खाली सुनना और मैं याद करवा दूंगा। लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अच्छा लॉटरी हम लोग कभी कभी लॉटरी खरीद लेते हैं, उसमें मेरा क्या हो गया? लाखों रुपया आ गया, तो लॉटरी से पैसा कमाना इधर नहीं आएगा। लॉटरी बोलिए वो बिजनेस थोड़ी आपका। तो बोलता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। सुनिए ना, क्रॉस वर्ड पजल्स, क्रॉस वर्ड CROSSWORD, क्रॉस वर्ड पजल्स होता है कि भैया न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में ऐसे कॉलम बने रहते हैं, हम दिमागी कसरत उसको भर दिए 200 रुपये आ गया, तो इस तरह की इनकम को इंग्लिश टैक्स में क्या कहते हैं?
ना ना, क्रॉस वर्ड पजल्स एक नाम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हॉर्स रेस, हॉर्स रेस से जो पैसा आप कमाओगे, किससे? कलकत्ता में होता है, तो हॉर्स रेस में मैंने भाग लिया, मतलब मैं वहाँ जाकर पैसा, और हॉर्स रेस से पैसा कमाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कार्ड गेम, समझ रहे हो? कार्ड गेम से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो किस में जाएगा? अदर सोर्स। फिर लिखा है कि अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, बोलता है इसके अलावा कोई भी इस तरह का गेम, कोई भी इस तरह का गेम से पैसा कमाओगे तो होगा गैमलिंग, गैमलिंग से कमाए। बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर, गैमलिंग बेटिंग समझ रहे हो ना, बेटिंग से भी आप क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो लीगल वे में, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया वो पैसा किस में लगेगा? तो अदर सोर्स में आएगा क्या? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, आप याद करो लॉटरीज। फिर था दूसरा नंबर क्रॉस वर्ड, CROSSWORD, क्रॉस वर्ड पजल्स, दिमागी कसरत बोले ना अभी। फिर कौन सा? हॉर्स रेस से पैसा कमा रहा हूँ, वो वाला हॉर्स रेस, रेस हॉर्स रेस से पैसा कमाए। फिर लिखता है क्या? कार्ड गेम। फिर लिखता है एनी टाइप ऑफ गेम, जैसे टीवी गेम्स हो से बहुत जन पैसा कमाता है आजकल, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो एनी गेम इसी को बोला है कि भैया आजकल टीवी में भी प्रतियोगिता होता है, आप पैसा कमा लेते हो बहुत बार, तो उस तरह कह रहे हैं इंटर, तो वो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर बेटिंग और गैमलिंग से भी पैसा कमाओगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 2 हो गया। फिर सुनिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। सुनिए, मान लीजिए उस खान का एक मकान है, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उससे भाड़ा पे ले लिया, ए तुम क्या कर, मुझे भाड़ा पे दे। वो बोला सर आप मुझे 10,000 रुपया भाड़ा दे देना, तो मैं उसको 10,000 रुपया भाड़ा दूंगा तेरे को, लेकिन मैं तेरे से मकान लेकर इसको दे दिया, 10,000 तो तेरे को मैं दूंगा, इसको मैंने 15,000 रुपये लगा दिया, मेरे घर में कितना आने लगा? 15,000। तो इस तरह से अगर आप पैसा कमाते हो, इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग में क्या होता है? वो तेरा मकान नहीं है, वो दूसरे का है, दूसरे का तुम तीसरे को देकर क्या कर रहे हैं? पैसा कमा लेता है। तो आप अपने मकान से कमाए ना? सर मैं अपने मकान से नहीं कमा रहा हूं, उसका मकान था वो तो मैं भाड़ा पे दे दिया हूं और मैं 15,000 ले लेता हूं, तो उस इनकम को मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम सब SUB लेटिंग। और वो जो कमाएगा वो मुझे भाड़ा में, उसका मकान है तो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बट मेरे लिए ये चौथा एग्जाम्पल। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम स्टूडेंट वो है जो मोटा मोटी मान लीजिए सडनली होती है और नॉन रिकरिंग है, मतलब वही कैजुअल इनकम में यही सब आता है। लॉटरी अभी नहीं बोले, बेटिंग, गैमलिंग जो सडनली होगी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कैजुअल इनकम, वही चीज़ है। फिर सुनिए फैमिली पेंशन, सुनिए पेंशन नहीं है, फैमिली पेंशन मिलेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अब एक छात्र बोला, वो पूछा बबलू भैया मैं पेंशन ही नहीं समझ रहा हूँ, तो फैमिली पेंशन कहाँ से समझ लेंगे? पेंशन स्टूडेंट एक लीगल टर्म है। पेंशन क्या है? एक लीगल टर्म है, समझते हो, मैंने लीगल वर्ड है। सर पेंशन क्या होता है? हम जहाँ जॉब करेंगे, मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो हमारी सरकार ने एक नियम बना दिया एम्प्लॉय लोगों के लिए कि उस कंपनी को, समझ में आ रहा है किसको बोलते हो? उस कंपनी को जहाँ आप नौकरी करोगे, कहीं ना कभी वहाँ को आपको क्या करना होगा? रिटायरमेंट वहाँ से लोगे, कभी ना कभी आपको वो काम क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। उन्हें निश्चित है कि वहाँ से रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट होने के बाद के एज को हम लोग कहते हैं सर हमारा ओल्ड एज हो गया होगा, अब मुझे कोई कंपनी नौकरी में नहीं रखेगी। 60 के बाद कौन रखेगा? तेरा डिग्री भी काम नहीं आएगा, तो बोलेगा हम जॉब करेंगे 60 के बाद कहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड एज के बाद हमारी सरकार सोचती है कि जो इंसान ओल्ड एज में चले गए उनका बुढ़ापा कैसे चलेगा, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि उस एम्प्लॉय को, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, कंपनी के क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद आश्वासन देना पड़ेगा तेरा घर में ही चलाऊंगा। लो तब तो खुशी की बात है सर, नौकरी भी छोड़ दी है और कंपनी मुझे क्या करेगी? कुछ पैसा हर मंथ देना का वादा की है, संकल्प किया कि आपको हर महीना मैं इतना पैसा देता रहूंगा, मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा। तो वो जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? पेंशन होता है। गवर्नमेंट में सुनोगे स्टेट बैंक में लाइन लगती है, सर आज हम लोग पेंशन लेने आए। पेंशन मैंने वो उस कंपनी में काम किया या गवर्नमेंट में काम किया, अब वो कंपनी उसे क्या करेगी? हर मंथ पैसा देगा, जो अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय मुझे दे दिया था। 30 साल वहाँ नौकरी किए भैया हम, तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? पेंशन। ये लॉ है। एक कंपनी वाला बोलेगा ना ना ये सब हम नहीं देंगे, आपको ये पेंशन वाला एक्ट क्या करना होगा? फॉलो करना, ये रूल मानने पड़ेंगे। तो उस व्यक्ति को हर मंथ पेंशन मिलेगा। जो नौकरी किया वो नौकरी छोड़ा, हर मंथ उसके घर में 10,000 रुपये आते जा रहे हैं, तो वो होता है पेंशन। ये हो गया कौन सा पेंशन? मंथली। लेकिन मान ले जिसको पेंशन कंपनी दे रहा था उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु समझ रहे हैं ना, डेथ हो गया, तो वो पेंशन किसको मिलेगा? उसकी जो हस्बैंड है, मान ले वो अपनी वाइफ को, तब उसके किसको मिलेगा? वाइफ का पहला हक हो जाएगा। वही पेंशन अब मुझे नहीं मिलकर
मेरी वाइफ, लेकिन वाइफ तो वहां नौकरी नहीं कर रही थी, वाइफ तो वहां कभी नौकरी नहीं की थी ना, तो वाइफ के लिए वो सैलरी इनकम नहीं है, क्योंकि वाइफ वहां की कर्मचारी नहीं थी, कर्मचारी तो मैं था। तो उसको कहते हैं तब फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन तभी मिलता है जब आपका डेथ हो गया है और आपका जो मंथली पेंशन था या रेगुलर पेंशन है, जो भी पेंशन है, वो आपके किसी घर के नॉमिनी को मिलता है, उत्तराधिकारी, वो अगर लेगा तो उसके लिए कौन सा साधन है, वो है। इसीलिए वर्ड में आता है फैमिली पेंशन। और ओनली पेंशन होता है जो मुझे मिल रहा है, और फैमिली पेंशन हाँ मेरी वाइफ ले रही है या जो भी नॉमिनी है, तो फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिर सुनिएगा डायरेक्टर सिटिंग फी। भैया डायरेक्टर सिटिंग फी क्या होता है मालूम है? कंपनियों में बोर्ड मीटिंग होती है। अरे एक तो कंपनी जब चलता है ना, तो वहाँ क्या होता है, बीच बीच में फैसला लेने के लिए डायरेक्टर लोग का मीटिंग होता है। मीटिंग तो समझते हो, तो डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है तो डायरेक्टर को सम्मान देने के लिए, सम्मान समझते हो, उसको कुछ सिटिंग फी क्या की जाती है, दी जाती है। सम्मान समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिलती है, कौन सा फी? सिटिंग। भाई मीटिंग में बैठा है तो उसको सम्मान देने के लिए जो पैसा दी होता है डायरेक्टर सिटिंग फी। मान लो ऐसा सोचो आप, एक बार समझा रहा हूं, तो वो उसके लिए जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी बोले थे कोई भी तरह का अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, याद आएगा, इसमें इंटरेस्ट से जो पैसा कमाओगे, बैंक का इंटरेस्ट ले लो, दोस्त को लोन दिए इंटरेस्ट ले लो, कहीं से भी अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन एफडी या इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सारा इंटरेस्ट अदर सोर्स के इनकम में जाएगा। फिर लिखा हुआ स्टूडेंट इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, समझा पाओगे क्या? राम नरेश, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज। अनडिस्क्लोज मैंने वो इनकम जो तुम बताया ही नहीं था। गवर्नमेंट से होता है ना, कभी कभी पैसा छिपा लेते हैं, यहाँ पैसा तो मैं इन्वेस्ट किया हूं बट बताया नहीं, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं एक तरह से, समझ में आ रहा है? लेकिन गवर्नमेंट को क्या हो गया, पकड़ में आ गया कि ओ सर आप तो यहाँ से भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन कभी भी हमें बताया नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट छिपा लिए। तो अनडिस्क्लोज सोर्स वो इनकम है जो आप बताए नहीं थे, लेकिन पकड़ में आ गए हो। किसमें? अरे पकड़ में आ गए तो वो पैसा आपका क्या होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अभी हम लोग का कुछ साल पहले स्कीम आया था ना कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो गवर्नमेंट को क्या कर दे, बता दे, और उसके ऊपर इतना टैक्स दे दे। उसके बाद ही तो नोटबंदी हुआ, जब पब्लिक नहीं माना तो गवर्नमेंट नोटबंदी बोला हम नोट बंद कर देंगे, क्योंकि ब्लैक मनी बढ़ गया। गवर्नमेंट का ये सोचना था। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स बने वो इनकम जिसका सोर्स आप बता नहीं पा रहे हो, पैसा कहां से आया अब बता नहीं पा रहे हो, पकड़ में आ गए होगे। तो गवर्नमेंट बोलता भैया तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, बता कहां से कमाया। अब तुम कोई अप्रोप्रिएट क्या नहीं कर पा रहे हो, बहुत बार नहीं बता पाते, सोर्स ही नहीं बता पा रहे हो कहां से आया, तो वो क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और उस पर भी क्या लग जाएगा, टैक्स लगेगा। फिर लिखा है, इसको नहीं पढ़ूंगा, हाँ एग्जामिनेशन मान लो जो स्कूल के टीचर है, अगर वो बोर्ड का पेपर चेक करेंगे, किसका, स्कूल का नहीं, बोर्ड WB बोर्ड का पेपर या ऐसे, तो स्कूल का टीचर अगर बोर्ड का पेपर चेक करेगा तो बोर्ड उसे पैसा देगा पर कॉपी का, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया कुछ तो देगा, वो उसके लिए किस में जाएगा। और मैं बोला स्कूल का टीचर अगर बोर्ड का या कॉलेज का टीचर काउंसिल का या यूनिवर्सिटी का पेपर सेट करेगा, पेपर सेट करने का भी पैसा मिलता है, किस में जाएगा, अदर सोर्स में डाल देना। फिर स्टूडेंट लिखा है किसी भी जमीन के टुकड़े का भाड़ा, वेकेंट लैंड, समझते हो वेकेंट लैंड किसको कहेंगे, जो एकदम क्या है खाली, उसमें दीवार वगैरह वॉल नहीं होनी चाहिए। वेकेंट लैंड से कुछ कमाते हो, मान लो एक तो वेकेंट लैंड है, मैंने किसी को भाड़ा पे दे दिया, भैया दे दे 10,000 रुपया, लेकिन उसमें वॉल क्या नहीं है, नहीं है ना रूफ है, कुछ नहीं है, वॉल रूफ होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, वो खाली जमीन का टुकड़ा है, तुम उससे भाड़ा ले रहे हो, किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। बोलता है अगर कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम होगा, कौन सा इनकम, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, तो वो इनकम फ्रॉम, मान ली ये बोली कि सर मेरा एक क्या है एग्रीकल्चरल जमीन है बट इंडिया में नहीं, कहाँ, इंडिया के बाहर है, और उससे पैसा कमाई, तो एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से होना चाहिए, यहाँ इंडिया से नहीं, कहाँ से, इंडिया के बाहर से होगा, बांग्लादेश से होगा, कोई दूसरे क्या होगा कंट्री से होगा, तो वो आपको इनकम फ्रॉम अदर। सर इंडिया से कमाएंगे तो अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमा रहा हूँ तो उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है, ये क्लियर किए। फिर लिखा है कि स्टूडेंट, फिर गारंटी कमीशन ऑफ डायरेक्टर, बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। गारंटी कमीशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब है स्टूडेंट कभी कभी हमें लाइफ में लोन लेना पड़ता है, लोन ये छात्रा बोली बबलू सर मैं लोन लूंगी, चली गई एक्सिस बैंक में, दादा 10 लाख का लोन दे दो, तो बोला ऐसे कैसे दे देंगे, आपका कुछ आइडेंटिटी चाहिए, इनकम चाहिए, तो इसको क्या बोला, लोन तो मिलेगा बट आपको एक अच्छा व्यक्ति लाकर देना पड़ेगा जो गारंटी देगा कि अगर ये लोन नहीं चुकाएगी तो मैं चुका दूंगी। ये मुझे पकड़ के लगे सर आप थोड़ा गारंटी दे दीजिए ना, ये लोग लोन नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या दे दिया, गारंटी दिया
कि भैया क्या करना है, अगर ये नहीं चुकाएगी तो इसके बिहाफ में मैं चुका, लेकिन गारंटी देने के बदले मैंने क्या किया, नहीं समझे, इससे कमीशन ले लिए कि भैया गारंटी तो दूंगा बट मुझे 2% कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि मैं भी रिश्ते। तो वो जो गारंटी कमीशन कौन लेता है, अगर कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर अगर क्या लेगा, कोई गारंटी दिया है डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में और उसके बदले क्या ले रहा है, कमीशन, तो डायरेक्टर के लिए वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम। तो कभी कभी गारंटी देने से भी होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, छोड़ दे। अच्छा, इंटरेस्ट में बता दी, अभी एक नया है, ये बहुत ज़्यादा चांस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनहांस कंपेंसेशन। तो यार ना, इंटरेस्ट जितना भी है अदर सोर्स में आएगा, लेकिन गर्ल्स मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपेंसेशन। तो ये क्या होता है बता रहा हूँ, मान ले इसके पास बांगुड़ पार्क में ज़मीन है, रिश्ता में इसके पास, इसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने क्या कर ली, ले ली इससे, मैं नहीं लिया हूँ, नॉर्मल व्यक्ति नहीं, कौन, गवर्नमेंट बोला भैया ज़मीन दीजिए तो आप 10 लाख रुपया देंगे, और गवर्नमेंट जब लेगा तो ये कुछ कर नहीं पाएगी, नियम के अनुसार ले लेगा। तो गवर्नमेंट इसे 10 लाख में ज़मीन ले ली, और ये 10 लाख रुपये से क्या नहीं है, खुश नहीं है, बोला बहुत कम दिया, 20 लाख बाजार भाव है, 10 ही में सलट ले रहा है, मुझे देना तो पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है। तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दी कि मैं अपने इस पैसे से खुश नहीं हूँ, मुझे 10 लाख नहीं, मुझे 20 लाख दिलवाइए। तो कितना और डिमांड कर दी, कोर्ट में क्या हुआ, फैसला आएगा, कोर्ट में मान ले 1 साल 2 साल बाद फैसला आया, कोर्ट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट, भैया इसको क्या कीजिए और 10 लाख दीजिए। अब ये 10 लाख भी नहीं लेगी, बोलता ना 10 नहीं लेंगे, 2 साल बीत गया है, उस 10 लाख पे मुझे इंटरेस्ट भी दिलाइए। क्या दिलाइए, तो वो जो इंटरेस्ट आपका जो क्षति मैंने जो पैसा अगर क्या होता है बढ़ जाता है, कंपेंसेशन क्या हो गया, बढ़ जाएगा, उस बढ़े हुए पैसे पे ये क्या डिमांड कर दी, नहीं समझे, ये इंटरेस्ट और मांग रही है, देना पड़ेगा, लॉ कह रहा है इसको इंटरेस्ट दीजिए 2 साल का। तो वो जो इंटरेस्ट तुम लोगे इनहांस कंपेंसेशन, समझ, तेरा क्षतिपूर्ति क्या हो गया, बढ़ गया, तुम क्लेम के वो जो इंटरेस्ट मिलेगा किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा है लो। अच्छा, फिर स्टूडेंट ये नहीं पढ़ूंगा, ये तुम लोग नहीं समझ पाओगे, छोड़ दे, इसमें आपको जरूरत उलझना ही नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने इतना आइटम एक साथ हम लोग क्या किए, लिखे। अच्छा, एक पढ़ लेना इंश्योरेंस कमीशन, मैं बोला था ना इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है, एजेंट लोग हमारा पॉलिसी बनाकर क्या मांगता है, कंपनी कमीशन देते हैं, वो कमीशन उनका, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का क्या कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, तो सैलरी में नहीं जाएगा, किस में, अदर सोर्स में लोग लिखा है, समझा दे रहा हूँ। फिर बैंक अच्छा, बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट करते हो, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा डालते हो उससे क्या मिलता है, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी पैसा मिलेगा, वर्ड याद रखना, की मैन, KEY, की मने चाबी, मैन मने आदमी, तो मुख्य आदमी वर्ड हो गया, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर पैसा मिलता है तो ना वो सैलरी में भी जाता है, कभी कभी बिजनेस इनकम में आएगा, अगर वो दोनों नहीं आ रहा है तो कहाँ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टीचर ने लिखा है कि इनकम रिसीव्ड या सम रिसीव्ड फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, वर्ड याद रखना, तो की मैन वो पैसा आपको किस में देना होगा, अदर सोर्स में। और लास्ट लिखा हुआ है कोई मशीन का मुझे भाड़ा मिल रहा है, मशीन का भाड़ा मिल सकता है, मैंने अपनी मशीन क्या कर दी, भाड़ा पे लगा दी, मशीन, प्लांट और फर्नीचर आप भाड़ा पे दे दियो विद बिल्डिंग, विद क्या, मान ले बिल्डिंग भी हो सकता है, तो बिल्डिंग दे दिए, तो आपने क्या किया, मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया, मैं भाड़ा पे दे दिया। मान ले ये जगह मैं भाड़ा पे दे दिया, तो मैंने बोला देखो भैया जगह तो दे ही रहा हूँ, बिल्डिंग तो दे ही रहा हूँ, साथ साथ मान ले यहाँ कोई मशीन लगा हुआ है, मशीन भी क्या हो गया, उसका भी भाड़ा लूंगा, फर्नीचर लगा हुआ है, मैं बोला भैया फर्नीचर के लिए भी आपका भाड़ा क्या करेगा, मैं बढ़ा दूंगा। तो मैंने इकट्ठा क्या कर दिया, भाड़ा लिया, क्या किस किस चीज़ का ले रहा हूँ, मशीन भी है, प्लांट है, फर्नीचर है, और क्या है, कभी कदार बिल्डिंग भी है, और बिल्डिंग का भाड़ा मैं अलग से नहीं बताऊंगा, मैंने सबको क्या कर दिया, पैकेज कर दिया। मैंने पैकेज समझती हो, पैकेज का रेट दिया, दादा 20,000 लेंगे, तो तुम पूछे ना 20,000 किस चीज़ का ले रहे हो, बिल्डिंग का ना मशीन का, ना मैं अलग अलग नहीं बता पाऊंगा। मैं बोला ना भाई हमारा यहाँ 20,000 है, अब ये मत पूछे इसमें फर्नीचर का कितना है, इसमें मशीन का भाड़ा कितना है, इसमें प्लांट का भाड़ा कितना है, बिल्डिंग का मैं बताने में नहीं समझे, समर्थ नहीं हूँ मैं, पूरा पैकेज का रेट बोला हूँ। जैसे हम लोग बाजार में कभी कभी ये जो छठ पूजा दीपावली आता है तो देखना हम लोग जो बाजार से ड्राई फूड लाते हैं, आजकल मैं देखा हूँ पूरा पैकेट में बिकता है, काजू भी रख दिया, थोड़ा किशमिश भी रख दिया, थोड़ा ये रख दिया, उसका दाम बोला 1000 रुपया। तुम बोलोगे अलग अलग खोल खोल के दीजिए, तो वो बोला ना मेरा पूरा बंडल का रेट कितना है, अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा इसमें काजू का रेट क्या है, इसका रेट, आपको पैकेज भेजेंगे, चाहिए तो लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। तो वही चीज़ हुआ कि मैं बिल्डिंग का भाड़ा उसे अलग से नहीं बताऊंगा, मैं पूरा पैकेट मैंने पूरा रेट एक साथ क्या कर दिए लूंगा। तब ऐसे केस में बहुत बार क्या होगा, वो इनकम अदर सोर्स में जाएगी।
तो अगर ये लिस्ट आपको याद है, गर्ल्स छात्रा सुनना, अगले दिन लिखवाऊंगा, करीब करीब आपको 25 नाम याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या किस में जाएगा? अदर। आपको पूछेगा मेंशन 10 एग्जाम्पल्स, कितना एग्जाम्पल देता है लोग, विच कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सबका आधा आधा नंबर मिलेगा। तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लिख पाओगे। और एक डेफिनेशन है व्हाट डू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको 5th हेड कहते हैं, याद रखना। और इसका सेक्शन क्या चलता है? 56 to 59 सेक्शन है, तो ये याद रखोगे। आज का क्लास तब देखो ऑफ कर रहे हैं, ये नॉलेज अभी तक लिए चलेगा, इसमें भी 6-7 क्लास चलेगी, आपको इतना नॉलेज अभी याद रखना है। तो ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑफ कर दे तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो आज हम